हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी अच्छे तरीके से अपना पढ़ाई कर रहे होंगे और आने वाले एग्जाम का भी तैयारी बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। आज हम शुरू करने वाले हैं चैप्टर 5 केमिस्ट्री का सरफेस केमिस्ट्री। ठीक, इसमें हम लोग आज फर्स्ट लेक्चर में देखने वाले हैं इसके सभी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो कि एग्जाम में बार बार आते हैं या आने की संभावना अधिक रहती है। तो हम लोग क्रैश कोर्स में केवल उन्हीं प्रश्नों को करें ताकि जिससे हमारा एग्जाम का तैयारी बहुत कम समय में बहुत ही लिमिट क्वेश्चन के साथ अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर होते हुए हो जाए। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं सरफेस केमिस्ट्री के फर्स्ट लेक्चर जिसमें हम लोग शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन देख रहे हैं। ठीक, तो यहां पर देखिए पहला क्वेश्चन है हम लोग का, व्हाट इज एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन है क्या। ठीक, तो देखिए हम लोग यहाँ पर ये है क्या, द फिनोमिनॉन ऑफ अट्रैक्शन। ये क्या है, एक प्रकार का फिनोमिनॉन है, कैसा, अट्रैक्शन का, यानी कि आकर्षित करने का। ठीक, ऑफ मॉलिक्यूल्स, किसको आकर्षित, इसमें क्या आकर्षित होता है, तो मॉलिक्यूल्स आकर्षित होते हैं। मॉलिक्यूल्स या बोले तो और एटम्स, मॉलिक्यूल्स और एटम्स ऑन द सरफेस ऑफ सॉलिड और लिक्विड। ठीक, या सॉलिड या लिक्विड के सरफेस पे क्या अट्रैक्ट होते हैं, मॉलिक्यूल्स या तो एटम्स। और यही जो अट्रैक्ट होने की फिनोमिना है या घटना है, यही क्या कहलाता है, इज कॉल्ड एडजॉर्प्शन। ठीक, इस तरह से तो कोई भी सतह हो, या तो सॉलिड हो या लिक्विड हो, उस पर कोई दूसरा मॉलिक्यूल्स या बोले तो एटम्स वहां पर जाकर चिपक जा रहा है, या बोले तो उस पर अट्रैक्ट होकर वहीं पर रह जा रहा है, तब उस फेनोमेनॉन को क्या बोला जाता है, वो उसको बोला जाता है एडजॉर्प्शन। ठीक, जैसे में इसी बोर्ड के सतह पर अगर हम कोई ऐसे धूल कण यहाँ पर छिड़क दें, ठीक, तो आप देखिएगा कि यहाँ पर क्या होता है कि कुछ धूल कण इसके सतह पर चिपके रह जाते हैं। तो केवल सतह पर जो अट्रैक्शन हुआ है, ये सतह पर जो कण चिपक गए हैं, तो चिपकने की जो प्रक्रिया है वही प्रक्रिया क्या कहलाता है, एडजॉर्प्शन कहलाता है। जैसे हम लोग की स्किन पर, हाथों पर, या चेहरे पर क्या होता है कि जैसे हम धूल कण भरी हवा में से गुजरते हैं तो धूल कण क्या होता है, हमारे चेहरों पर चिपक जाते हैं या स्किन पर पूरी तरह से चिपक जाते हैं, तो वहां पर भी वो क्या हुआ है, एडजॉर्प्शन हुआ है। या जैसे हम लोग चेहरे पर या बोले तो अदर पार्ट पर जो पाउडर लगाते हैं, तो वहां पर क्या होता है, वो पाउडर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो वो क्या होता है, चेहरे के सतह पर चिपक जाता है सरफेस पर, तो वहां भी वो क्या हुआ है, ये जो फिनोमिना हुआ है चिपकने का, यही क्या कहलाता है, एडजॉर्प्शन कहलाता है। तो आप लोग समझ चुके होंगे कि एडजॉर्प्शन होता क्या, किसी भी लिक्विड या सॉलिड के सतह पर किसी दूसरे मॉलिक्यूल्स का आकर चिपक जाना। ठीक, तो अब देखिए यहाँ पर जैसे यहाँ पर अगर हम एग्जांपल का बात करें तो यहाँ पर थोड़ा सा अलग एग्जांपल है, एडजॉर्प्शन हीलियम ऑन द सरफेस ऑफ हॉट निकेल। यहाँ पर जो गैस का एडजॉर्प्शन है सॉलिड के ऊपर, ठीक, उसका एग्जांपल है। और एडजॉर्प्शन ऑफ गैसेस ऑन द सरफेस ऑफ चारकोल। चारकोल क्या होता है, तो कोयला जैसा होता है जो लकड़ी को गर्म कर कर बनाया जाता है। तो चारकोल के सतह पर गैसों का वहां पर जाकर चिपक जाना, या बोले तो हॉट निकेल के सतह पर हीलियम गैस का कण का जो एटम्स है उसको जाकर वहां पर चिपक जाना, यह सब प्रक्रिया क्या कहलाता है, सभी के सभी एडजॉर्प्शन कहलाता है। क्लियर है। तो हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द एप्लीकेशन ऑफ एडजॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन क्या हमारा एप्लीकेशन, यानी कि इसका उपयोग कहां पर होता है, किस तरह से उपयोग होता है, ये हमें जानना है। तो शॉर्ट में हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं इसके बहुत सारे एप्लीकेशन है। पहला, द फॉर्मेशन ऑफ हाई वैक्यूम। ठीक, बहुत उच्च स्तर का हमें वैक्यूम बनाना हो तो वहां पर क्या किया जाता है, एब्जॉर्प्शन फेनोमेनन का उपयोग किया जाता है। जैसे मान के चलते एक हमारे पास चैम्बर है, इस चैम्बर को हमें इस चैम्बर में वैक्यूम क्रिएट करना है, तो इसमें क्या किया जाएगा, तो वैक्यूम क्रिएट करने वाले यहाँ पर पंप लगा दिया जाएगा, उसके सहायता से इसके सारा हवा इसके अंदर से बाहर निकाल दिया जाएगा। लेकिन फिर भी इसके अंदर कुछ ना कुछ हवा के मॉलिक्यूल्स रह जाते हैं, तब वहां पर क्या किया जाता है कि इसके अंदर चारकोल को डाल दिया जाता है। किसको, चारकोल को। और चारकोल हम लोग अभी देखें कि चारकोल क्या करता है, जो भी गैस होता है वो अपने अंदर अपने सतह के ऊपर अवशोषित कर लेता है। ठीक, तो यहाँ पर चारकोल क्या करेगा, सभी जितने भी थोड़ा सा गैस रह गया होगा सभी को क्या करेगा, अपने सतह पर चिपका लेगा। इस तरह से जो वैक्यूम चैम्बर है वो पूरी तरह से क्या होगा, वैक्यूम हो जाएगा। ठीक, तो हाई स्तर का वैक्यूम क्रिएट करने में। दूसरा, इन गैस मास्क, जो यहाँ पर क्या बोलते हैं, कोयले के खदान पर जो वहां पर माइनिंग होता है या बहुत सारे माइनरल्स निकालने के लिए जमीन से,
जो उस खदान के अंदर जाते हैं मजदूर, तो वहां पर बहुत सारे गैसें निकलते होते हैं जो कि इंसानों के लिए खतरनाक भी हो सकता है। तो वहां पर आप लोग देखे होंगे किसी वीडियो कहीं ना कहीं कि वो थोड़ा मास्क लगाए होते हैं चेहरे पर, ठीक, जिसके सामने इस तरह सब संरचना बना होता है, अलग अलग स्ट्रक्चर, उस समय अलग अलग पदार्थ होते हैं प्रकार के, अलग अलग प्रकार का, वो सब क्या करते हैं कि गैसों को, जो भी हानिकारक गैस होता है उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक। एब्जॉर्ब करने के कारण क्या होता है कि वो गैस हमारे नाक के द्वारा, मुंह के द्वारा शरीर में नहीं जाता, वो मास्क में ही रह जाता है। तो यहाँ पर एब्जॉर्प्शन प्रक्रिया के द्वारा ही गैस मास्क का उपयोग बनाया जाता है। फिर यहाँ पर टू कंट्रोल द ह्यूमिडिटी, यहाँ पर क्या है, ह्यूमिडिटी को कंट्रोल करने में, देखिए आप लोग कभी नए नए शूज खरीदे होंगे तो, या कोई टैबलेट या कैप्सूल का जो डिब्बा होता होगा, तो उसमें आप लोग देखे होंगे ऐसा एक बोरी जैसा एक छोटा सा ऐसा संरचना मिलता है इस पर, और इस पर लिखा होगा सिलिका, ठीक है। तो थोड़ा उजला टाइप का आपको संरचना मिलेगा, बैग जैसा, ठीक, छोटा सा होता है इतना सा, उस पर से उसके अंदर आप फाड़ कर देखिएगा तो उसके अंदर बहुत सारा सफेद सफेद चीनी जैसा हल्का दाना निकलता है, थोड़ा हल्का, कोई कभी कभी गोल भी होता है, कभी कभी बिना किसी आकार का होता है, ठीक। तो सफेद दाना निकलता है, वो होता है सिलिका, ठीक। वो सिलिका क्या करता है कि जो भी उसके आसपास ह्यूमिडिटी होती है या नमी होती है, उसको क्या करता है, उस नमी को अपने सतह पर खींच लेती है। तो इस तरह से यहाँ पर ह्यूमिडिटी को कंट्रोल किया जाता है, किसके सहायता से, सिलिका की सहायता से। और सिलिका पर यहाँ पर क्या होता है, तो वहां पर होता है एड्जॉर्प्शन, ठीक। तो एड्जॉर्प्शन की सहायता से क्या होगा, ह्यूमिडिटी को कंट्रोल किया जाता है। तीसरा है टू रिमूव द कलर ऑफ सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन है, ठीक, उस सॉल्यूशन का रंग को हटाना है, तो वहां पर भी क्या किया जाता है, बहुत सारे वहां पर एजेंट डाले जाते हैं, वो एजेंट क्या करते हैं, उसके कलर को रिमूव कर देते हैं, ठीक। उसमें भी क्या होता है, उसमें भी एड्जॉर्प्शन ही होता है। तो ये सभी एड्जॉर्प्शन के क्या थे, एप्लीकेशन थे, यानी कि उपयोग कहां पर कैसे कैसे किया जाता है। तो ये तो क्लियर है। तो अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग द एब्जॉर्प्शन ऑफ गैस ऑन ए सॉलिड। यहां पर हमें क्वेश्चन कर रहा है कि ऐसे कि यहां पर हमें फैक्टर का बात करना है जो गैस के सॉलिड के ऊपर जो एब्जॉर्प्शन होता है उसको प्रभावित करता है, ठीक। तो वैसे ही फैक्टर के बारे में हमें जानना है। तो देखिए पहला है प्रेशर, ठीक। तो प्रेशर यहां पे नहीं होगा, एब्जॉर्प्शन इंक्रीजेस, ठीक। तो देखिए एज द प्रेशर इंक्रीजेस द एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन इंक्रीजेस, ठीक। तो जैसे जैसे दाब बढ़ेगा वैसे वैसे एब्जॉर्प्शन भी क्या होगा, गैस का उतना ही ज्यादा होगा, ठीक। तो ये होगा प्रेशर बढ़ेगा तो एब्जॉर्प्शन भी क्या होगा, गैस का ऑन द सॉलिड वो भी बढ़ेगा, पहला, ठीक। टेम्परेचर, दूसरा टेम्परेचर है, इसको प्रभावित करता है। तो ये है द एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन एंड इंक्रीजेस इन टेम्परेचर, जो एब्जॉर्प्शन का सीमा है वो क्या होगा, टेम्परेचर के साथ साथ क्या होता है, इंक्रीज होता है, ठीक। तो प्रेशर के साथ भी और टेम्परेचर के साथ भी यहाँ पर दोनों केस में इंक्रीज हो रहा है। तो ये तो दोनों फैक्टर हैं ही। तो यहाँ पर कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है, तो हाउ द टेम्परेचर अफेक्ट द एब्जॉर्प्शन ऑफ गैस ऑन ए सॉलिड, यानी कि गैस के सॉलिड के ऊपर एब्जॉर्प्शन को टेम्परेचर कैसे प्रभावित करता है। तो सिंपल उसका आंसर यहीं पर है। तो जैसे जैसे हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे वैसे वैसे एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन, यानी कि एब्जॉर्प्शन का जो सीमा है वो भी क्या होगा, वो भी बढ़ जाएगा, ठीक। तो ये था टेम्परेचर की बात है। और इसी तरह प्रेशर में भी होता है, प्रेशर बढ़ेगा तो चिपकने की जो प्रक्रिया और भी तेज हो जाएगी, ठीक। इसी तरह और भी जैसे नेचर ऑफ गैसेस, गैस के नेचर पर भी डिपेंड करता है कि गैस का नेचर क्या है। तो जैसा गैस का नेचर है तो उसी तरह से भी होता है, ठीक। यानी कि एब्जॉर्प्शन की प्रक्रिया उतना ही ज्यादा होगा या उतना ही कम होगा। तो यहाँ पर बस हम शॉर्ट आंसर टाइप देख रहे हैं। तो यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट यहाँ पर फैक्टर को रखे हैं और यहाँ पर इस फैक्टर को अलग से भी पूछ लिया जाता है कभी कभी। तो टेम्परेचर वाला आप लोग खास ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, व्हाट इज कैटलिस्ट, ठीक। कैटलिस्ट है क्या, ये बहुत ही सिंपल है। देखिए, ए सब्सटेंस व्हिच कैन चेंज द स्पीड ऑफ केमिकल रिएक्शन विदाउट इटसेल्फ अंडरगोइंग एनी चेंज इज कॉल्ड कैटलिस्ट, ठीक। तो अगर यहां पर बात यह है, एक ऐसा पदार्थ जो क्या किसी केमिकल रिएक्शन में भाग लेगा, ठीक। लेकिन केमिकल रिएक्शन में भाग लेने के बाद उसमें कुछ भी बदलाव नहीं होगा। देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अंडरगोइंग
एनी चेंज, यानी कि इटसेल्फ यहाँ पर इटसेल्फ अंडरगोइंग एनी चेंज, यानी कि अपने में बिना किसी भी प्रकार का बदलाव लाए वो क्या करता है, विच कैन चेंज द स्पीड ऑफ केमिकल रिएक्शन, वो क्या करता है, जो भी केमिकल रिएक्शन होता है उसके स्पीड को बढ़ा देता है या घटा देता है। ये चेंज करना या तो बढ़ाएगा या तो घटाएगा। तो वैसा पदार्थ जो किसी भी केमिकल रिएक्शन के स्पीड को या तो बढ़ा दे या तो घटा दे, यानी कि बदल दे, तो और लेकिन उस रिएक्शन में वो अपने अंदर कोई भी किसी भी प्रकार का बदलाव ना लाए, तो वैसे ही पदार्थ को क्या बोला जाता है, कैटलिस्ट बोला जाता है। जैसे फेरस, कॉपर, प्लेटिनम, निकेल, ये सभी के सभी कैटलिस्ट की तरह व्यवहार करते हैं। जैसे किसी सॉल्यूशन में डाला जाता है तो क्या करते हैं, सॉल्यूशन किसी रासायनिक अभिक्रिया में इसको शामिल किया जाता है तो क्या करता है, उसके रिएक्शन को चेंज कर देता है। ठीक, तो ये तो हम कैटलिस्ट समझ गए, एकदम सिंपल सा है कैटलिस्ट। अब बढ़ते हैं हम लोग आगे। हमारा अगला है क्वेश्चन, व्हाट इज कैटालाइसिस, कैटालाइसिस है क्या। देखिए ये भी सिंपल है, द फेनोमेनॉन ऑफ इंक्रीजिंग द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन बाय द यूज ऑफ कैटलिस्ट इज कॉल्ड कैटालिसिस। देखिए कैटालिसिस है क्या, हम लोगों ने अभी देखा था कैटलिस्ट क्या है, तो कैटलिस्ट क्या था, जो वैसा पदार्थ जो अपने में बिना बदलाव लाए क्या करे, केमिकल रिएक्शन के रेट को बढ़ा दे या घटा दे। ठीक, तो जो केमिकल कैटलिस्ट की सहायता से केमिकल रिएक्शन के रेट को बढ़ाने या घटाने की जो प्रक्रिया है या जो फिनोमेनॉन है, इसी प्रक्रिया फिनोमेनॉन को क्या बोला जाता है, कैटालिसिस बोला जाता है। क्लियर है कि कैटालिसिस रहेगा क्या, तो कैटालिसिस एक प्रकार का प्रक्रिया है। कैसा प्रक्रिया है, तो कैटालिस्ट की सहायता से किसी भी केमिकल रिएक्शन के रेट को चेंज करने की प्रक्रिया। ठीक, तो कोई भी कैटालिस्ट की सहायता से अगर केमिकल रिएक्शन के रेट को चेंज करते हो, वही प्रक्रिया क्या कहलाएगा, कैटालिसिस। क्लियर है पूरी तरह से। तो अब बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज होमोजेनियस कैटालिसिस, गिव एन एग्जाम्पल। देखिए होमोजेनियस कैटालिसिस क्या, इसका हमें एक एग्जाम्पल भी देखना है, तो देख लीजिए ये भी आसान है। व्हेन रिएक्टेंट, जब रिएक्टेंट यानी कि वे सब्सटेंस जो कि इस केमिकल रिएक्शन में भाग लेते हैं, और प्रोडक्ट्स यानी कि केमिकल रिएक्शन होने के बाद जो बनता है वही प्रोडक्ट, एंड कैटलिस्ट हम लोग अभी देखा है। ठीक, तो कैटलिस्ट आर इन सेम फेज, किसमें हो, तो ये सभी के सभी किसमें हो, सेम फेज में हो, तो देन दिस टाइप ऑफ कैटालिसिस इज कॉल्ड होमोजेनियस कैटालिसिस। ठीक, तो यहां पर क्या है कि अगर हम कोई केमिकल रिएक्शन करवाए, उस केमिकल रिएक्शन के अंदर जो यहां पर रिएक्टेंट होगा, फिर जो प्रोडक्ट बनेगा, और फिर उसमें जो हम कैटालिस्ट का यूज किए हैं, तीनों का तीनों एक ही अगर फेज में हो, यानी कि अगर सॉलिड में हो एक, तो तीनों के तीनों सॉलिड में होना चाहिए। अगर यहाँ पर अगर क्या बोलते हैं, लिक्विड या गैसियस स्टेट में हो, तो तीनों के तीनों क्या होना चाहिए, तीनों के तीनों गैसियस स्टेट में होना चाहिए, यानी कि उसका फेज क्या होना चाहिए, फेज सेम होना चाहिए। तब अगर फेज सेम होगा तब उसको क्या बोला जाएगा, उसको बोला जाएगा होमोजेनियस कैटालिसिस। क्लियर है। अगर एग्जाम्पल का बात करें तो एग्जाम्पल का बात है हाइड्रोलिसिस ऑफ यहां पर स्टार्च। देखिए यहां पर हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च का, यहां पर स्टार्च का यहां पर बात करें मॉलिक्यूलर फार्मूला का, तो इस तरह से होगा। ठीक, अब यहां पर इसका सॉल्यूशन लेना है, हमें इसका क्या लेना है, सॉल्यूशन लेना है ये। ठीक, एक्वस सॉल्यूशन। ठीक, अब इसमें हमें हाइड्रोलिसिस करना है, तो यानी कि जाहिर सी बात है कि क्या वाटर की भी आवश्यकता होगी, और वाटर क्या होगा, लिक्विड स्टेट में होगा। अब यहाँ पर हमें एक जरूरत पड़ेगा, क्या बोलते हैं, कैटालिस्ट। तो कैटालिस्ट यहाँ पर हम ले लेते हैं H2SO4। ठीक, और H2SO4 का यहाँ पर क्या रहेगा, एक्वस सॉल्यूशन रहेगा। ठीक, ये भी एक्वस सॉल्यूशन में। अब यहाँ पर क्या बनेगा, तो यहाँ पर फॉर्मेशन होगा ग्लूकोज का। क्या होगा, फॉर्मेशन होगा ग्लूकोज का। ठीक, तो यहाँ पर फॉर्मेशन, और साथ में होगा ग्लूकोज और फ्रुक्टोज, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। तो अब देखिए यहां पर क्या है, तो यहां पर हमने क्या किया, स्टार्च का एक्वस सॉल्यूशन लिया, ये भी किसमें, एक्वस है। ठीक,
यानी कि अगर सिंपली बोले तो लिक्विड स्टेट में है। H2O भी क्या इसमें है, लिक्विड स्टेट में, यानी कि जो भी रिएक्टेंट हम लोग लिए हैं वो सभी के सभी लिक्विड स्टेट में है। अगर बात करें H2SO4 तो H2SO4 का भी एक्वा सॉल्यूशन लिया गया, यानी कि ये भी लिक्विड स्टेट में है। और जो यहाँ पर ग्लूकोज बनेगा, और तो ग्लूकोज भी बनेगा एक्वस में, और जो यहाँ पर फ्रक्टोज भी बनेगा ये भी बनेगा एक्वस। ठीक, तो सभी के सभी क्या है, लिक्विड स्टेट में है, चाहे रिएक्टेंट हो या चाहे कैटालिस्ट हो या चाहे प्रोडक्ट हो, सभी के सभी का फेज क्या है, तो लिक्विड स्टेट है। तो यहाँ पर जो कैटालिसिस हो रहा है ये क्या कहलाएगा, होमोजीनियस कैटालिसिस कहलाएगा। ठीक, क्लियर है। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। यहां पर हमें देखना है हेट्रोजीनियस कैटालिसिस क्या होता है और इसका एक एग्जांपल भी देना है। तो देखिए, व्हेन रिएक्टेंट एंड कैटालिस्ट आर डिफरेंट फेज, यहां पर रिएक्टेंट और कैटालिस्ट को लेते हैं और दोनों के दोनों क्या है, अलग अलग फेज में है। यानी कि अगर एक सॉलिड में है तो एक लिक्विड में, एक लिक्विड में है तो एक सॉलिड में, दोनों का फेज सेम नहीं है। तो जब फेज सेम नहीं तो उस समय जो कैटालिसिस रिएक्शन प्रोसेस होगा वो क्या कहलाएगा, हेट्रोजीनियस कैटालिसिस कहलाएगा। क्लियर है। तो देखिए यहां पर एग्जांपल की बात करें तो ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम। देखिए क्या बात कर रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड यानी कि SO2, इसका क्या कर रहा है, ऑक्सीडेशन, यानी कि इसका ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाएंगे। तो किसके प्रेजेंस में, तो प्लेटिनम के प्रेजेंस में। तो यहाँ पर बनेगा सल्फर ट्राइऑक्साइड। ठीक, तो यहाँ पर देखते हैं कि जो सल्फर डाइऑक्साइड है एक गैसियस स्टेट है, ऑक्सीजन का ये भी गैसियस स्टेट है, लेकिन प्लेटिनम क्या है, तो यह सॉलिड स्टेट, क्या है, सॉलिड। तो यहाँ पर फेज चेंज हो गया, यह गैसियस और यह सॉलिड। तो यहाँ पर जो हम कैटालिसिस करवा रहे हैं या कैटालिस्ट की सहायता से जो रिएक्शन करवा रहे हैं तो उसमें फेज सबका सेम नहीं है, रिएक्टेंट और कैटालिस्ट का। तो ये जो कैटालिसिस हुआ है ये क्या कहलाएगा, हेट्रोजीनियस कैटालिसिस कहलाएगा। क्लियर है। ठीक, तो अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज कोलाइडल सॉल्यूशन। कोलाइडल सॉल्यूशन क्या है। ठीक, तो देखिए, इफ द साइज ऑफ पार्टिकल्स बिटवीन द 10 to the power -9 meter to 10 to the power -6 meter, then this type of particles is called colloids and the solution formed by colloids are called colloidal solution। देखिए कोलाइडल सॉल्यूशन क्या है, हम लोग जानते हैं कि जो सॉल्यूशन होता है या जो कोलाइड होता है उसमें पार्टिकल्स के जो कण होते हैं, ये पार्टिकल्स होते हैं, उसका जो साइज होता है और डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। तो अगर यहाँ पर कोई सॉल्यूशन लेते हैं, ठीक, उस सॉल्यूशन में जो पार्टिकल्स है उस पार्टिकल्स का साइज अगर रहेगा किसके बीच, 10 to the power -9 मीटर, और इससे लेकर हमारा कहां तक रहेगा, 10 to the power -6 मीटर। अगर इन दोनों के बीच में पार्टिकल्स का साइज होगा तो उस पार्टिकल्स को बोला जाता है कोलाइड। क्या बोला जाता है, उस पार्टिकल्स को बोला जाएगा कोलाइड। ठीक, कोलोइड। ठीक, कोलोइड बोला जाएगा। अब इस कोलोइड से जो सॉल्यूशन बनेगा तो उस कोलाइड उसको क्या बोलेंगे हम लोग, कोलाइडल सॉल्यूशन बोलेंगे। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग जान गए कोलोइड पार्टिकल्स कैसे होते हैं। तो वैसे पार्टिकल्स जिसका साइज 10 to the power -9 मीटर से लेकर 10 to the power -6 मीटर के बीच में हो, तो वैसे पार्टिकल्स को क्या बोला गया, कोलाइड बोला गया। ठीक, तो अगर वैसे पार्टिकल से जो सॉल्यूशन क्रिएट किया जाएगा या फॉर्म किया जाएगा उसको क्या बोला जाएगा, कोलाइडल सॉल्यूशन बोला जाएगा। क्लियर है, सिंपल सा। जैसे में क्लाउड यानी कि जो बादल होते हैं वो सर, फॉग ठंड के दिन में जो कुहासा देखने को मिलते हैं, मिल्क हो गया या धुआं हो गया, स्मोक, ये सभी के सभी क्या है, तो कोलाइडल सॉल्यूशन है। क्लियर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज ब्राउनियन मूवमेंट। ब्राउनियन मूवमेंट क्या होता है। ठीक, तो देखिए इन अ कोलाइडल सॉल्यूशन, कोई एक कोलाइडल सॉल्यूशन लेता है तो यहां पर क्या होता है, द कोलाइडल पार्टिकल्स आर मूविंग एट रैंडम इन अ जिगजैग मोशन। दिस टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड ब्राउनियन मूवमेंट। ठीक, एक हम लोग मान के चलते हैं यहाँ पर हमने एक कोई बर्तन है। ठीक, इस बर्तन में हमने लिया है यहाँ पर कोलाइडल सॉल्यूशन। ठीक, तो कोलाइडल सॉल्यूशन के जो यहाँ पर मान के चलते हैं पूरी तरह से क्या है, कोलाइडल सॉल्यूशन। इस कोलाइडल सॉल्यूशन में क्या रहेगा, एक कोलाइडल पार्टिकल्स रहेगा। तो ठीक, तो ये जो कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं ये अपने पूरे सॉल्यूशन में क्या करते हैं, अनियमित रूप से इधर से उधर गति करते रहते हैं। मान के चलते हैं कि एक इस पार्टिकल्स को उठाते हैं तो ये पार्टिकल्स क्या करते रहेगा, हमेशा इसके अंदर इधर उधर हमेशा क्या रहेगा, गति करते हुए रहेगा। ठीक, ऐसे। तो ये जो इसका जो मूवमेंट है
तो यही जो मूवमेंट क्या कहलाएगा, यही मूवमेंट कहलाता है ब्राउनियन मूवमेंट। सिंपल सा है कि कोई भी कोलाइडर सॉल्यूशन में जब उसके कोलाइडर पार्टिकल्स अनियमित रूप से जिगजैग पैटर्न पर यानी कि कोई टेढ़ी मेढ़ी रास्ता पर घूमते रहता, मूवमेंट करते रहता, उसी मूवमेंट को क्या बोला जाता है, तो ब्राउनियन मूवमेंट बोला जाता है। ब्राउनियन मूवमेंट इसलिए कि यानी कि जो यहाँ पर इसके बारे में जो खोज किए थे उनका नाम भी ब्राउन था, ठीक, रॉबर्ट ब्राउन, तो उन्हीं के नाम पर यहाँ पर रखा गया ब्राउनियन मूवमेंट। क्लियर है। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज टिंडल इफेक्ट। देखिए टिंडल इफेक्ट क्या है, ये भी बहुत ही सिंपल है, जो कि आप लोग क्लास 10th में भी देखे होंगे, पिछला क्वेश्चन भी। देखिए तो यहाँ पर द फिनोमिनन ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट by collider particles as a result of which the path of the becomes visible is called Tyndall effect। देखिए यहां पर क्या होता है कि मान के चलता है कि यहां पर हम फिर से लेते हैं कि इसमें हमारा क्या है, कोई कोलाइडर सॉल्यूशन है, ठीक। इस कोलाइडर सॉल्यूशन में ऐसे इस तरह से हम ले लेते हैं। तो यहां पर होता क्या है कि आप लोग कभी कभी देखे होंगे कि घर के अंदर खिड़की से या कोई बहुत ही पतली सा छिद्र होता है, तो उससे जब सनलाइट आती है तो उसका जो पाथ होता है विजिबल होता है, ठीक। उसमें जो भी धूल कण होते हैं उसमें उड़ते हुए दिखाई देते हैं, उसका जो भी रास्ता होता है दिखता है साफ साफ, ठीक, उस तरह से। लेकिन यहाँ पर भी अभी भी हमारे चारों तरफ क्या लाइट है, लेकिन यहाँ पर कोई पाथ स्पेसिफिक रूप से कोई पाथ जो हमें दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन उसी तरह से यहाँ पर होता है कोलाइडर सॉल्यूशन में, ठीक। तो कोलाइडर सॉल्यूशन से अगर जैसे इधर से हम लाइट यहाँ पर क्या करते हैं, लाइट को यहाँ पर इस तरह से गुजारते हैं, तो लाइट इससे होकर ऐसे गुजरेगा, ठीक। तो जैसे लाइट इससे होकर गुजरेगा तो इसका जो भी लाइट का जो पाथ होगा ये इसमें पूरी तरह से विजिबल हो जाएगा। विजिबल कैसे होता है, तो लाइट के स्कैटरिंग के कारण, ठीक। तो इसके जो भी कोलाइडर पार्टिकल्स होता है उसको लाइट के जो एनर्जी होती है एब्जॉर्ब करता है, फिर उसको क्या करता है चारों तरफ विखेर देते हैं, ठीक। मान के चलते हैं कि यहाँ पर कुछ पार्टिकल्स है, ठीक, जैसे इस पर ऐसे लाइट पड़ा तो लाइट की एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा और फिर इसको क्या करेगा, ऐसे ऐसे चारों तरफ फैला देगा, ठीक। तो इसी तरह से जो लाइट जिधर से भी होकर गुजरेगा वहां पर क्या होता है, वो पूरा उसका पाथ दिख जाता है। जैसे हमारे घरों में अंधेरा रूम कीजिएगा, उसमें कहीं से छोटे से छिद्र से लाइट को आने दीजिएगा, उस लाइट का आपको रास्ता दिखाई देगा कि कैसे आ रहा है। तो सेम इस कोलाइडर सॉल्यूशन में भी क्या होता है, जैसे ही इधर से गुजरेगा लाइट, उसमें जहां से गुजरेगा अगर मान के चलते इसको तिरछा करते हैं ऐसे, तो अब लाइट का जो पाथ रहेगा वो हमें ऐसे तिरछा दिखाई देगा। तो ये जो लाइट का जो पाथ है वो दिखाई देने का जो घटना है कोलाइडर सॉल्यूशन में, यही क्या कहलाता है, टिंडल इफेक्ट कहलाता है। यह होता है किसके कारण होता है, कौन से यहाँ पर फेनोमेनन होता है, तो यहाँ पर होता है लाइट का स्कैटरिंग। तो लाइट के स्कैटरिंग के कारण ही पाथ विजिबल हो जाता है, और यही फेनोमेनन क्या कहलाता है, टिंडल इफेक्ट कहलाता है। क्लियर है। बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज पेप्टाइजेशन। पेप्टाइजेशन क्या है ये हमें देखना है। देखिए अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग अ फ्रेशली प्रिपेयर्ड precipitate into colloidal form to addition of suitable electrolysis is called पेप्टाइजेशन, ठीक। तो यहां पर देखिए हमें क्या करना है, यहां पर अगर हम कोई फ्रेश लिए एकदम ताजा ताजा हमें क्या बना है, प्रेसिपिटेट बना है। प्रेसिपिटेट एक प्रकार का जमाव होता है, ठीक है, तलछट जैसा, और छेप बोले तो अवक्षेप रहेगा, जिससे हम लोग कोलाइडर सॉल्यूशन बना सकते हैं, ठीक। यानी कि जो अवक्षेप रहेगा उसमें क्या रहेगा, कोलाइडर पार्टिकल्स रहेगा, ठीक। तो उस कोलाइडर पार्टिकल्स का हमें क्या बनाना है, कोई सॉल्यूशन बनाना है, ठीक। तो सॉल्यूशन को बनाने के लिए उसमें क्या किया जाता है, कुछ सूटेबल इलेक्ट्रोलाइट्स मिलाया जाता है। उस इलेक्ट्रोलाइट्स से मिलाने के कारण वो सॉल्यूशन तैयार हो जाता है, ठीक। तो उस सॉल्यूशन को तैयार करने के लिए जो भी यहाँ पर प्रक्रिया है, इलेक्ट्रोलाइट्स मिलाकर प्रेसिपिटेट को कोलाइडर फॉर्म में बदलना, ठीक। तो कोलाइडर फॉर्म में बदलेंगे तो यही जो प्रक्रिया है क्या कहलाता है, पेप्टाइजेशन कहलाता है। तो कोई भी प्रेसिपिटेट हम बना चुके हैं, उस प्रेसिपिटेट को हमें किस में बदलना है, कोलाइड में बदलना है। तो कोलाइड में बदलने के लिए जो भी यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट्स उपयोग में आएगा उसको मिलाकर हम कोलाइड में बदल दे, ठीक। तो कोलाइड में बदलने की जो प्रक्रिया है, यही प्रक्रिया क्या कहलाएगा, पेप्टाइजेशन कहलाएगा। यानी कि अगर हम यहाँ पर कोई लेते हैं ऐसे फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट, ठीक। तो यहां पर हम कोई ताजा बना हुआ प्रेसिपिटेट लिए हैं। अब इसमें क्या करना है, इसमें हमें इलेक्ट्रोलाइट्स को ऐड करना है,
इलेक्ट्रोलाइट्स को क्या करना है, ऐड करना है। तो जैसे ऐड करेंगे तो इस किस में बदल जाएगा, कोलाइडल सॉल्यूशन में बदल जाएगा। ठीक, तो कोलाइडल सॉल्यूशन में बदल जाएगा, कोलाइड में बदल जाएगा, इस तरह से। तो यहाँ पर जो बदलने की प्रक्रिया है, यही प्रक्रिया क्या कहलाता है, यही प्रक्रिया कहलाता है पेप्टाइजेशन। क्लियर है, तो ये भी हम लोग समझ गए। बढ़ते हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज इमल्सिफायर एंड डिमल्सिफिकेशन। इमल्सिफायर क्या होता है और फिर हमें साथ में जानना है कि डिमल्सिफिकेशन क्या होता है। तो देखिए इमल्सिफायर में द सब्सटेंस व्हिच आर added to stabilize the emulsion are called emulsifier और emulsification agent। ठीक, तो देखिए यहां पर है क्या, अगर हमारे पास कोई इमल्सन है, ठीक, इमल्सन या बोले तो पायस, ठीक, तो हमारे पास कोई इमल्सन है। अब उस इमल्सन को हमें क्या करना है, उसको हमें वहां पर देखिए, यहां पर एक बात आप लोग जान लीजिए कि अगर कोई हम इमल्सन लेते हैं तो अगर इमल्सन में वैसे पार्टिकल्स ना हो जो उसको अवस्था को बनाए रखे, इमल्सन स्टेट को, तो वहां पर होता क्या है कि जो भी उसका कोलाइडर पार्टिकल्स होगा, कोलाइडर पार्टिकल्स पूरे सॉल्यूशन में ऐसे बिखरे हुए नहीं रहेंगे, और धीरे धीरे क्या होता है कि नीचे की ओर आकर बैठ जाता है। ठीक, तलछट में क्या हो जाता है, जमा हो जाता है, और यहाँ पर इमल्सन क्या हो जाएगा, पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। ठीक, इमल्सन स्टेट में नहीं रहेगा। तो इस इमल्सन स्टेट को बनाए रखने के लिए यहाँ पर जो बाहर से वहां पर जो पदार्थ डाले जाते हैं, जो सब्सटेंस डाले जाते हैं, उसी को क्या बोला उसी को बोला जाता है इमल्सिफायर, या यहाँ पर बोला जाता है यहाँ पर इमल्सिफिकेशन एजेंट। ठीक, इसका एक और नाम है इमल्सिफायर, या बोले तो इमल्सिफिकेशन एजेंट, यहां से ऐसे इमल्सिफिकेशन एजेंट। ठीक, या बोले तो इमल्सिफायर। तो आप लोग ये भी समझ गए कि इमल्सिफायर क्या है, कि एक प्रकार का पदार्थ है जो किसी इमल्सन में डालेंगे तो उसको तलछट के रूप में जमने नहीं देगा, उसको बना कर रखेगा, उसको स्टेबलाइज करके रखेगा। तो वही पदार्थ क्या कहलाएगा, इमल्सिफायर या इमल्सिफिकेशन एजेंट। जैसे में गम हो गया, या सिंपल जो गोंद होता है, सोप, साबुन, जिलेटिन, एल्बुमिन, ये सभी के सभी क्या है, तो सभी के सभी इमल्सिफायर है। अब हमारा है डिमल्सिफिकेशन नेक्स्ट। तो देखिए डिमल्सिफिकेशन क्या है, तो द प्रोसेस ऑफ decomposing an emulsion back into its constituent liquid is called demulsification। तो डिमल्सिफिकेशन क्या है, तो जो इमल्सन होता है, तो इमल्सन में 2 टाइप्स के लिक्विड होते हैं। ठीक, तो उसमें क्या रहेगा, तो सॉरी, तो उनके यहाँ पर जो भी उसके कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स हैं, उस कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स को क्या करना है, हमें अलग कर देना है। तो यहाँ पर अलग करने की जो प्रक्रिया है, वही प्रक्रिया क्या कहलाता है, डिमल्सिफिकेशन कहलाता है। और जो हम लोग उसको एक साथ रखने के लिए, यानी कि उसके कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स को एक साथ ही रखना, अलग नहीं करना है, तब उसके लिए जो एजेंट मिलाया गया था वही क्या था हमारा, वो था हमारा इस तरह से इमल्सिफायर, या बोले तो इमल्सिफिकेशन एजेंट। ठीक, तो यहाँ पर आप लोग अंतर भी समझ चुके होंगे। इमल्सिफायर एक प्रकार का पदार्थ होता है जो कि इमल्सन के जो भी कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स होते हैं उसको अलग होने नहीं देता है। जबकि डिमल्सिफिकेशन क्या है, तो डिमल्सिफिकेशन एक प्रकार का प्रोसेस है जो उसमें होता क्या है, तो इमल्सन के जो कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स होता है उसको अलग कर देता है। क्लियर है, तो हम लोग इमल्सिफायर और डिमल्सिफिकेशन भी समझ चुके हैं। तो अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, जो है व्हाट इज सरफेस एक्टिव एजेंट। कि सरफेस एक्टिव एजेंट क्या होता है, तो देखिए a substance which lowers the surface tension of the medium in which it dissolved is called surface tension agent। ठीक, तो surface tension agent क्या है, तो देखिए यहाँ पर वे एक ऐसा पदार्थ अगर जिसको हम किसी सॉल्यूशन में डालते हैं, ठीक, तो सॉल्यूशन में डालने पर क्या होगा, उस सॉल्यूशन का सरफेस टेंशन को क्या करेगा, कम कर देगा। ठीक, तो वैसा पदार्थ जो किसी सॉल्यूशन में डालने पर उसके सरफेस टेंशन को कम कर दे, उसी पदार्थ को क्या बोला जाता है, सरफेस एक्टिव एजेंट बोला जाता है। जैसे यहां पर हो गया सोप्स, डिटर्जेंट। ठीक, तो आप लोग कभी देखे होगा कहीं पर गंदा पानी होगा तो वहां पर देखे होंगे कि जो वहां पर क्या था, मच्छर वहां पर उसके ऊपर बैठे हुए रहते हैं और उसके अंदर डूब नहीं पाते हैं। ठीक, तो आप वहां पर क्या कीजिएगा कि साबुन को अच्छी तरह से घोल लीजिएगा और उसमें धीमे से वहां पर डाल दीजिएगा उस साबुन के घोल को, ताकि मच्छर उड़ ना पाए। तो धीमे से डालिएगा सावधानी पूर्वक। जैसे उसमें जो साबुन का घोल रहेगा फैल जाएगा उस सॉल्यूशन में, तो वैसे जो मच्छरों का डूबना उसमें स्टार्ट हो जाएगा, वो उस पर नहीं बैठ पाएंगे। तो
डूबना इसलिए स्टार्ट हो जाएगा क्योंकि उसका सरफेस टेंशन क्या होता है, कम हो जाता है। तो जैसे ही सरफेस टेंशन कम होगा उसमें मच्छर डूब जाएंगे। तो क्यों, तो सरफेस टेंशन कम हो गया। तो सरफेस टेंशन कम किसके कारण हुआ, सोप्स के कारण, ठीक, या बोले तो डिटर्जेंट का भी उपयोग कर सकते हैं। तो वैसे पदार्थ जो किसी लिक्विड का या किसी मीडियम के सरफेस टेंशन को क्या कर दे, कम कर दे, उसी को क्या बोला जाता है, सरफेस एक्टिव एजेंट। क्लियर है, ठीक। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज गोल्ड नंबर। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है, लास्ट टाइम एनुअल एग्जाम में पूछा भी था कि गोल्ड नंबर है क्या। तो देखिए द गोल्ड नंबर इज डिफाइंड एज द मिनिमम मास ऑफ द कोलाइड। यहां पर एक छूट रहा है, यहाँ पर मिनिमम मास ऑफ द प्रोटेक्टिव कोलाइड, क्या, प्रोटेक्टिव कोलाइड, ठीक। तो यहां पर रहेगा प्रोटेक्टिव कोलाइड इन अ मिलीग्राम दैट इज एडेड टू 10 ml ऑफ रेड गोल्ड सोल। यहां पर देखिए रेड गोल्ड सोल या बोले तो रेड गोल्ड कोलाइड बहुत सारा अलग अलग प्रकार का होता है, जिसमें एक है हमारा रेड गोल्ड सोल, ठीक। तो टू प्रोटेक्ट, इसको क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है कि रेड गोल्ड के 10 ml को, प्रोटेक्ट इट फ्रॉम द कोएगुलेशन व्हेन 1 ml of 10% NaCl is added। देखिए अब यहाँ पर कुछ समझ में आया कि नहीं आया, हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि गोल्ड नंबर है क्या। तो हम यहाँ पर लेते हैं एक सब्सटेंस लेते हैं, यहाँ पर जो सब्सटेंस रहेगा ये हमारा रहेगा रेड गोल्ड का सोल रहेगा। क्या रहेगा, रेड गोल्ड का क्या रहेगा, सोल रहेगा, ठीक। इस सोल में हमें क्या करना है, यानी कि एक प्रकार का कोलाइडल सॉल्यूशन रहेगा। इसका कितना भाग लेना है, तो इसका हमें लेना है 10 ml। कितना लेना है, 10 ml। तो 10 ml ले लिया। अब इसमें क्या करना है हमें कि 10% NaCl का 1 ml डालना है। इसमें हमें क्या ऐड करना है, 10% NaCl। 10% NaCl क्या होता है, तो आप लोग प्रैक्टिकल जब करते होंगे क्लास में तो आप लोग यहाँ पर देखेंगे 10% NaCl ऑफ ये 1 ml ऑफ 10% NaCl। इसको अब क्या करना है, इस सॉल्यूशन में हमें डालना है, ए रेड गोल्ड सोल में। तो जैसे ही डालेंगे तो यहाँ पर जो भी कोलाइडल पार्टिकल्स होगा वो क्या होगा, धीरे धीरे यहाँ पर क्या होगा, सभी के नीचे आकर यहाँ पर जमना शुरू हो जाएगा, यानी कि उसका क्या होने लगेगा, कोएगुलेशन होने लगेगा, ठीक है। कोएगुलेशन यानी कि वहां पर जो भी इसके कोलाइडल पार्टिकल्स होंगे वो धीरे धीरे सब आकर नीचे की ओर जमा होने लगेंगे, इकट्ठा होने लगेंगे। कब, जब 1 ml 10% Na सोडियम क्लोराइड को इसमें हम लोग डालेंगे तब। तो यहाँ पर NaCl है क्या, तो ये एक प्रकार का इलेक्ट्रोलाइट्स है। क्या है, इलेक्ट्रोलाइट्स है, ठीक। तो इलेक्ट्रोलाइट्स के डालने के कारण क्या होता है, तो यहाँ पर कोएगुलेशन देखने को मिलता है, ठीक। और जो रेड गोल्ड सोल है ये है लायोफोबिक। क्या है, लायोफोबिक है, ठीक। तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमें लायोफिलिक की आवश्यकता पड़ता है। तो जो ये प्रोटेक्टिव कोलाइड है, ये प्रोटेक्टिव कोलाइड क्या रहेगा, प्रोटेक्टिव कोलाइड। ये प्रोटेक्टिव कोलाइड कैसा होता है, तो ये प्रोटेक्टिव कोलाइड होता है हमारा लायोफिलिक। कैसा होता है, तो ये लायोफिलिक होता है, ठीक। तो यहाँ पर लायोफिलिक को इसमें डालेंगे, कितना डालेंगे, तो यहाँ पर देखिए तो उसका जितना मात्रा डालने पर इसका कोएगुलेशन रुक जाएगा, तो वही जो मात्रा रहे कहलाएगा, क्या कहलाएगा, गोल्ड नंबर कहलाएगा। क्लियर है। तो देखिए यहाँ पर एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं। हमने लिया यहाँ पर रेड गोल्ड सोल, ठीक। रेड गोल्ड सोल कैसा होता है, तो लायोफोबिक होता है। तो इस लायोफोबिक सोल में हम क्या करेंगे, 1 ml ऑफ 10% NaCl डालेंगे। ये क्या आता है, एक प्रकार का इलेक्ट्रोलाइट है। तो जब इस इलेक्ट्रोलाइट यानी कि जो NaCl के 1 ml ऑफ 10% इसमें डालेंगे तो यहाँ पर क्या होता है, कोएगुलेशन होगा। तो कोएगुलेशन का मतलब कि यहाँ पर जो भी कोलाइड पार्टिकल्स होंगे वो तलछट में आकर यहाँ पर पेंदी में आकर क्या होगा, नीचे आकर जमा होना शुरू हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर तो कोलाइडल सॉल्यूशन बचेगा नहीं जब वो अलग हो जाएगा। तो इसको बचाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक प्रोटेक्टिव कोलाइड डालना पड़ेगा। ये प्रोटेक्टिव कोलाइड का नेचर कैसा होता है, लायोफिलिक, ठीक। तो इस लायोफिलिक को अगर हम डालेंगे तो क्या होगा, ये कोएगुलेशन इसका रुक जाएगा। तो उसका जितना मात्रा हमें डालना पड़ेगा, यहाँ पर एज्यूम कीजिएगा कि अगर जो भी इसका मात्रा इसमें हमें डालना पड़ेगा वही मात्रा क्या कहलाएगा,
गोल्ड नंबर कहलाएगा। क्लियर है कि गोल्ड नंबर होता क्या है? अगर यहाँ पर फिर भी अगर डाउट हो तो आप लोग कह सकते हैं, लेकिन हमने इसको अच्छी तरह से तोड़कर समझा दिया है, नहीं तो आप लोग वीडियो को पीछे करके देख सकते हैं। तो यहाँ पर ये था हमारा इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन। ठीक, तो अभी तक हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और हम आशा करेंगे कि आप इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहेंगे और अपने एग्जाम का तैयारी बेहतर ढंग से करते रहेंगे। तो फिर मिलते हैं इसी चैप्टर के लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।